पिछली क्लास में हमने स्टार्ट करा था जो हमारे पास चैप्टर है कौन सा, एटम। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट करा था चैप्टर कौन सा, एटम। ठीक है, तो एटम में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ी थी, एक बार फटाफट से उसे क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो डाल्टन ने बताया था कि जो सबसे जो हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हो सकता है वो एटम होता है, जो कि हमें बाद में मालूम चला कि एटम के भी और टुकड़े करे जा सकते हैं, और एटम में भी हमें सब पार्टिकल्स मिलते हैं। वो कौन से थे? तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे। ठीक है, और हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। ठीक है, कैथोड रे की हेल्प से करी थी। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर चार्ज कितना होता है? तो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? तो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31 kg। ठीक है, अच्छा, चार्ज ऑन एटम कितना होता है? ये हमने पढ़ा था, बताओ क्या था चार्ज ऑन एटम? चार्ज ऑन एटम। जीरो। जीरो, बिल्कुल। और हमने फिर इसके बाद क्या कहते हैं, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन का कितना होता है चार्ज? प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम। मास कितना होता है प्रोटॉन का? प्रोटॉन पे का मास कितना था, याद है किसी को? 1.67 इंटू 10, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 हाँ -27 kg। ठीक है, तो ये kg। था हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का भी लगभग लगभग इतना ही होता है, लेकिन अगर हम एक्यूरेसी के हिसाब से देखें तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, और प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन भी पढ़ा था कि मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन है, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी थी, जो हमारे एनोड रेस थे उनकी हेल्प से। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? न्यूक्लियस की खोज बताओ बताओ, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने ही करी थी, क्योंकि जब उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तब उन्होंने बताया था कि जो सेंटर में सारा का सारा मास इकट्ठा होता है एटम का, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी इकट्ठा होता है, और उस सेंटर को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज भी जो करी थी वो रदरफोर्ड ने ही करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं कभी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? जीरो चार्ज होता है। ठीक है, और मास जो होता है अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था। उसके बाद हम आए थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, उसको हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन्स ये सब देखे। अब उसके बाद जो रदरफोर्ड के मॉडल में यहाँ पर थोड़ा सा ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, कितनी होती है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी क्या होगी वो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर ध्यान दोगे, हम यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एटम ले रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, उसके अंदर हमने माना कि यहाँ पर क्या दे रखा है,
ये न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? एक प्रोटॉन है। और जो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कितने? एक है। तो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट अगर हम एटम लेते हैं हाइड्रोजन, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो एक है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी न्यूक्लियस। अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में है ना, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है ना, और कुछ डिस्टेंस पर भी है इस न्यूक्लियस से, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? तो इसके पास इसके मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। और क्योंकि न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस पर है, न्यूक्लियस से किसी दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब ये कितनी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, कितनी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या है, वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने कंसीडर करा है एक एटम, और इस एटम का न्यूक्लियस जो है वो ये रहा, जिसमें एक प्रोटॉन बैठा हुआ है। जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? तो ये हमने कहा प्लस का होता है, तो ये हमारा प्लस का ई, ये ले लिया हमने। और ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज क्या है? माइनस का है, तो ये माइनस में ई ले लेंगे हम यहाँ पर, माइनस का ई। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और मोशन की वजह से उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन फाइंड करने वाला हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए। कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर ध्यान दोगे तो हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस जो है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस का ई, और ये इलेक्ट्रॉन जो है माइनस का ई। दो अगर चार्ज हमारे पास किसी डिस्टेंस से सेपरेट किए होते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उनको हम जानते हैं। कैसे? तो हमने पढ़ा है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्ज दे रखा है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो F इज इक्वल टू क्या होता है? 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है? R का स्क्वायर। तो ध्यान देना ये Q1 Q2 क्या है? चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे क्या ले रहे हैं? तो यहाँ पर एक जो चार्ज है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसको हम E से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारे पास चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो हम पढ़ते हैं उसमें उसके मैग्नीट्यूड को लेते हैं हम, तो यहाँ पर मैं Q1 की जगह क्या रखूंगा? प्लस का E रखेंगे, और Q2 की जगह क्या रखेंगे? उसकी जगह प्लस का E रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं हम। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे हम माइनस का E नहीं लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? E। तो ध्यान देना ये दोनों जो हमारे पास चार्ज है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ से दिया जा सकता है। तो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन एज F इज इक्वल टू व्हाट? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये यहाँ पर प्लस आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना जरा, यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड को। तो ध्यान रखना F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 कितना हो? प्लस का E, और Q2 क्या हो जाएगा? वो भी प्लस का E। क्यों दोनों हमने प्लस का लिया? तो ध्यान रखना वहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को ले रहे थे, याद है? तो यहाँ पे जो Q1 Q2 लिया जाता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे E, और ये भी क्या हो जाएगा? E। तो E इंटू E क्या हो जाएगा? E का स्क्वायर। और नीचे क्या है हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितना है? वो है R। तो ये आ जाएगा E स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। यहाँ से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जाती है। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू कितना आ गया? F इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन मत लिखना यहाँ पे, ये मिस्टेक कर रखा है यहाँ पे, हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो F सीधे डिनोट कर दो। ओके, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना, जो हमारे पास फोर्स आया है कौन सा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सा फोर्स है? कूलम्बिक फोर्स है, यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो ये है। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम एक और फोर्स से डिनोट कर सकते हैं। कौन सा फोर्स? तो ध्यान दो जरा, ये नेगेटिव का चार्ज है, ये पॉजिटिव का चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक नहीं रहे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके यहाँ पे एक दूसरे के क्लोज नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे?
क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है जो इस फोर्स के जस्ट इक्वल है और इन दोनों को आने से, पास आने से, क्लोज आने से रोकता है। वो कौन सा फोर्स है? तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। है ना। तो यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके चारों तरफ, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही एक ऐसा फोर्स है जो कि इसको इसके क्लोज आने से रोकता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो ये कूलम्बिक फोर्स F आया है वो किसके इक्वल होने वाला है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होने वाला है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स था क्या? तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम पहले से जानते हैं, F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है? F इज इक्वल टू में mv²/r, जिसमें ये एफ सी लिख रखा है हमने। सी क्या डिनोट कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को। और एम क्या है? एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्रोटॉन। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसका प्रोटॉन से क्या डिस्टेंस है वो है। तो हमें पता है एफ सी इज इक्वल टू mv²/r। तो जैसा कि हमने देखा, हमने यहाँ पे दो फोर्स निकाले। कौन सा? पहला था हमारे पास कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स क्या कहता है? 1/4πε0 E का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फोर्स हमने कौन सा निकाला? वो हमने निकाला सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? mv²/r। तो ये दोनों फोर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना। अगर इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करा। अगर इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? तो ध्यान देना जरा, यहाँ पर ये जो हमारे पास F कूलम्बिक फोर्स है और ये जो FC है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इन दोनों को हम इक्वेट करने वाले, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या मिलेगा हमें? तो ध्यान देना, ये आ जाएगा mv²/r इज इक्वल टू में 1/4πε0 E²/r का स्क्वायर। ठीक है, एक R से R को हम कर सकते हैं कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? यहाँ मिलेगा mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 E का स्क्वायर अपॉन में R। समझ आए क्यों इक्वेट करा हमने फोर्स को? क्योंकि कूलम्बिक फोर्स से उन दोनों को क्लोज आ जाना चाहिए था, लेकिन क्लोज क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस फोर्स के अगेंस्ट एक और फोर्स काम कर रहा था, वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट इस फोर्स के इक्वल होगा तभी जाकर के वो क्लोज नहीं आ पा रहे थे। इसीलिए हमने इन दोनों फोर्स को इक्वेट करा। इक्वेट करने से हमें एक रिलेशन मिला, क्या? mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/r। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए था वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला तो हमें बताइए, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ mv²। तो हाफ mv² कैसे बनाओगे? यहाँ तो mv² मुझे दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना, दोनों साइड में बस हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी क्या करेंगे हम? इधर भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों साइड में हमने क्या करा? हाफ से मल्टीप्लाई करा। अब हाफ से मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि ये पूरा पूरा टर्म हमें क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर E के। काइनेटिक एनर्जी है तो E के लिख दिया मैंने इस पूरे की जगह पे। और यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिलता है, 2 इंटू में 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8πε0 E²/r। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन हमारे पास आता है, क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या भैया होता है? इक्वेटिंग के बाद वाला एक बार वापस से बताना। ये देखो, इक्वेट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये समझ लो, ये हमारा कूलम्बिक फोर्स था। कूलम्बिक फोर्स मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो कूलम्ब्स लॉ से हमने निकाला फोर्स, वो वाला फोर्स है। और ये कौन सा फोर्स है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। अब इन दोनों फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये R और एक ये R कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पे R² है, यहाँ पे एक सिंगल R है। तो ये R इस R को कैंसिल करेगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/r। सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो mv² है इज इक्वल टू आ चुका है 1/4πε0 E²/r के। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा? जब दोनों साइड में सॉरी, दोनों साइड में हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इसलिए क्या करा हमने? हाफ से मल्टीप्लाई करा।
और इधर भी हमने हाफ से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये हाफ mv² ही तो होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया सीधे ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आया किसके इक्वल आया है, तो इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय आर। तो ध्यान देना ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है ये फॉर्मूला आता है 1/8 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय आर। समझ आया यहाँ बता, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया हो गया। ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है जरा इसको ध्यान से सुनना। ये काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है ये हमें क्या क्या चीजें बताता है। यहाँ पर ये हमें बताता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक खास ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव में होगी, कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। और ये स्टेटमेंट हम पहले भी 11th क्लास में एक जगह पढ़ा था हमने, अगर ध्यान होगा तो वहां पर भी हमने ये चीज स्टेटमेंट बोली थी, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और इट कैन बी पॉजिटिव बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। सेम यहाँ पर भी वही चीज आ रहा है, ये कभी नेगेटिव नहीं आया। क्यों नहीं नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था सबसे पहले कूलम्बिक फोर्स यूज किया, उसमें हमने मैग्नीट्यूड को ले रखा है। कूलम्ब्स लॉ हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हम वहाँ पे मैग्नीट्यूड को लेते हैं, तो वहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया हमने, ओके। तो इसीलिए वहाँ पे सारा एक्सप्रेशन में हमें देखा कहीं भी नेगेटिव साइन आया ही नहीं, हालांकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉजिटिव की ही आ रही है। तो एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये पॉइंट ध्यान रखना, ओके। ये असर्शन रीजन वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, ई के इज इक्वल टू हाफ 1/8 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय आर, सिर्फ आर है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी मिल गई, उसके बाद अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकालना है, क्योंकि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी ना किसी डिस्टेंस पर बैठा हुआ है न्यूक्लियस से। हो सकता है अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता, हो सकता है कि मान लो कोई और ऑर्बिट में बैठा होता तो वो किसी और डिस्टेंस पे होता, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, अलग होती। सॉरी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, अलग होती। क्यों अलग होती, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस अलग है, ओके। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी हम यहाँ पे निकालने वाले। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे कैसे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। पानी पी थोड़ा सा। देखो जरा, चलो तो ये काइनेटिक एनर्जी समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सभी को काइनेटिक एनर्जी कोई दिक्कत तो नहीं, नो सर। ठीक है। अब देखो, अब हम निकालने वाले पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, तो ये मैंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी डिस्टेंस पर बैठा हुआ है फ्रॉम दी प्रोटॉन, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं।
अब पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला कोई पढ़ा था क्या? तो ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी से पहले मैं तुम्हें पोटेंशियल का फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद आ सके। हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो क्या होता है? तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है V इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R। याद है क्या ये फॉर्मूला? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर सेकंड में, ठीक है, जब हमने कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन में R, जिसमें Q क्या था? एक सोर्स चार्ज था, R क्या था? डिस्टेंस। जैसे अगर हमारे पास एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज है और मान लो किसी पॉइंट यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं, ये आर हमारा डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R। अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल नहीं, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी का पोटेंशियल के साथ रिलेशन भी हम जानते हैं, वो क्या होता है? तो हमने पोटेंशियल पढ़ा है V इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पढ़ा हमने। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस V की जगह पे क्या रख दोगे? W अपॉन में Q रख देते हैं यहाँ पे हम। तो ये आ जाएगा हम पे W बाय Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R, ठीक है। ये Q को उठा के इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा हम पे W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में R। तो ध्यान दो, अगर हमारे पास कोई दो चार्ज है, कैपिटल Q स्मॉल q, या Q1 Q2 भी ले सकते हैं वहाँ पे, तो ये जो वर्क डन है ना, इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं कि ये वर्क डन किस में स्टोर हो गया होगा? एनर्जी की फॉर्म में। तो जो ये वर्क डन है ये स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में। कौन सी एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या था? तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन था हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन था हमारे पास EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R। तो ये भी फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं उसी चैप्टर के अंदर, तो ये मैंने बस तुम्हें याद दिलाया है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड नहीं लेते, हम उसके साइन के साथ उठाते हैं उसको। जैसे अगर यहाँ पे Q1 नेगेटिव का है तो नेगेटिव का आएगा, अगर पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ध्यान रखना जरा, पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि हमारे पास ये एक रेफरेंस लाइन है, अगर हम हाइट ले रहे हैं इस सरफेस के ऊपर तो वो हाइट हम लेंगे पॉजिटिव में, प्लस का एच लेंगे। लेकिन इस रेफरेंस सरफेस से अगर नीचे जाओगे तो हम माइनस का एच उठाते हैं। तो ये इस चीज़ से ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमारी हमेशा पॉजिटिव की रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे? तो ध्यान दो जरा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की, हमने एक सिंपल एटम लिया था, तो यहाँ पर जो मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, वैसे ही रहेगा। Q1 क्या लेंगे? Q1 लेंगे हम चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या आएगा? चार्ज ऑन प्रोटॉन आएगा हमारे पास प्लस का E, ठीक है। ये Q2 क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे लेंगे हम? तो वो लेंगे हम माइनस का E। माइनस E क्यों? क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें ये वाला पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो, ये हमने पढ़ा था वहाँ पर जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था। तो यहाँ पर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड नहीं लेते बल्कि उनके साइन के साथ लेते हैं हम। तो Q1 पे जो चार्ज होगा या Q2 पे जो चार्ज होगा वो भी हमें लिखना होगा यहाँ पे। तो Q1 हमने बोला प्रोटॉन पे चार्ज है तो वो प्लस का E आया। Q2 क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता है? माइनस का E होता है। और नीचे क्या है? नीचे हमारे पास R।
तो ये माइनस का ई और इनटू में ई क्या हो जाएगा, माइनस में ई का स्क्वायर। तो माइनस को मैं आगे ले सकता हूँ, माइनस को आगे लोगे तो यहाँ पर हमें रिलेशन मिलेगा इस तरह का, ठीक है। क्या मिल तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा हमें, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन ई का स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। ये हमें मिला पोटेंशियल एनर्जी, समझ आ गया चीज। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव की है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का क्या मतलब है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब है कि फोर्स बिटवीन जो चार्जेस हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन shows that force between charges, force between charges is negative, attractive, sorry, negative sign shows that force between charges is attractive, is attractive, attractive, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो यहाँ पर फोर्स है वो कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव, और है ये हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश ही तो करेगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या आया, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, बताओ जरा, याद किया अभी हमने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था तो वो था हम पे ई के इज इक्वल टू में 1/8 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला में 1/8 पाई एप्सिलॉन है, ठीक है, 8 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर क्या है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय आर। इसमें माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स बिटवीन दी चार्जेस इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर ये पॉजिटिव का पोटेंशियल एनर्जी आता इसका मतलब था वो रिपल्सिव इन नेचर है, ठीक है। तो इसी ध्यान रखना, यहाँ नेगेटिव साइन अगर आता है इसका मतलब होता है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर, क्योंकि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेफिनेटली वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे यही शो करता है कि वो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाल ली है, हमें अब फाइंड करना है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो। तो यही हम करने वाले हैं कि जो उस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो उससे मिलेगा उसके पास टोटल एनर्जी क्या है वो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली दोनों को ऐड कर देना हमें। तो नाउ द टोटल एनर्जी इज व्हाट, तो देखो ध्यान से, टोटल एनर्जी के लिए कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना हमें। तो यहाँ पर जैसे कि ये है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये था हमारे पास 1/8 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय आर, माइनस में ये ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेते हैं सिंपली। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ में ई स्क्वायर बाय आर भी कॉमन आ रहा है, वो भी मैं बाहर ले लेता हूँ। और क्या बच जाएगा अंदर, 1/2 माइनस का 1, ये रह गया। एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और -2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2। तो -1/2 इसका मैं यहाँ पे डायरेक्टली देता हूँ, -1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाए क्या जाएगा, माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। समझ आया ये चीज़, मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया यहाँ पे, ये तुम्हें पता रहना चाहिए। जो टोटल एनर्जी हमारे पास आया है, टोटल एनर्जी वो कितना आया है, वो आया हमारे पास माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय आर। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर, तो जो ये टोटल एनर्जी आई है, जो ये पोटेंशियल एनर्जी आई है और जो ये काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों में ही आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जरा ध्यान देना
ये जो टोटल एनर्जी का ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन किसके जैसा है? अगर हम माइनस साइन को छोड़ दें तो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ये तो काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब जब कभी भी टोटल एनर्जी निकालनी हो तो बस जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा उसका नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं वो रिलेशन लिखने वाला हूँ इनके बीच में कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, समझ आया ये वाली चीज? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? टोटल एनर्जी समझ आ गया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और तुम्हें तीनों फॉर्मूले याद भी रखने हैं तो ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? नहीं भैया। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों के बीच में रिलेशन भी मैं बताता हूँ जिससे एमसीक्यूज के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा कि टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है, ये रही, है ना। काइनेटिक एनर्जी भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले देखो जो ये टोटल एनर्जी है हमारे पास इसको यहाँ पर देखते हैं। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी, उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो जरा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को देखो। टोटल एनर्जी, इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी। क्या फर्क है, बस माइनस का फर्क है। टोटल एनर्जी नेगेटिव की आ रही है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव की आ रही है। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी के टर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये पहला रिलेशन याद रखना, क्या कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है, माइनस का होता है। यानी अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो है मान लो माइनस का वो है हमारे पास माइनस का 2 वोल्ट, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, तो उसका नेगेटिव कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये मुझे बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी पे जरा गौर करो, ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी और ये हमारे पास है टोटल एनर्जी। कोई फर्क दिख रहा है इसमें? दोनों माइनस के हैं, ठीक है। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पर और कोई रिलेशन दिख रहा है? क्या है रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी में और टोटल एनर्जी में, इसमें और इसमें? बताओ जरा। कौन सा इसमें से डबल है एक दूसरे का? टोटल एनर्जी डबल है कि पोटेंशियल एनर्जी डबल है टोटल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी डबल है। हाँ, क्योंकि अगर मैं टोटल एनर्जी में, ध्यान देना जरा, अगर हम टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, जो कि सेम आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो 2 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी का। तो ये भी रिलेशन तुम्हें ध्यान में रखना है, क्या कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी का डबल होता है। यानी जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास टोटल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, मैंने कहा माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तुमने क्या बताया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो नेगेटिव कर दो बस इसका, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब यहीं पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उसका ट्वाइस, है ना। किसका ट्वाइस, टोटल एनर्जी का। तो इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, ये होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको ओरली बोल देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन, वो लिख लो इसको। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, फाइंड दी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड दी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
of an electron having energy at ground state, having energy at ground state, that is equal to माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछ रहा है वो हमसे? हमसे वो कह रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो कितनी है? वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी ई के एंड पोटेंशियल एनर्जी ई पी। चलो जल्दी से बताओ जरा क्या आ रहा है निकाल के। फटाफट आंसर बताओ। काइनेटिक एनर्जी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ वेरी गुड, सही है। नेगेटिव का कि पॉजिटिव का पोटेंशियल एनर्जी? सॉरी, नेगेटिव का। नेगेटिव का, वेरी गुड। हाँ तो ये हमारे पास सही आ रहा है। हाँ क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी होगा इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हो जाएगा इसका डबल, ट्वाइस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 दिन बाद 27, 27 माइनस का यहाँ पे माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ये इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकाल लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लिमिटेशन पढ़ लिया था उसी दिन ही रदरफोर्ड का। ठीक है, तो ये हमने थ्योरी में लिख रखा है यहाँ पे। अब उसके बाद दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है हमारे पास इसमें। एक है हमारे पास ये इम्पैक्ट पैरामीटर, और एक है हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये दो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। तुम्हारा आंसर आ गया आर्यन? हाँ सर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने जो पढ़ा था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, है ना, उसमें जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, है ना, उसी से ही हमने ये वाला पार्ट जो है उठाया है। ठीक है, डायग्राम। और उससे हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना। देखो, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री मीन्स क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री वर्ड सुना है कहीं पे? प्रोजेक्टाइल। हाँ, प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, बेसिकली एक पाथ है ना, जो पाथ ट्रेस्ड बाय एन जो ऑब्जेक्ट है वो।
यहाँ पर भी जो एक जो कॉन्सेप्ट दिया था। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में साइमल्टेनियसली हाँ मूव कर रहा, हाँ बिल्कुल। तो तो वो एक ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिकल शेप शेप बनाता आ है। जाता है, बिल्कुल सही। तो ट्रेजेक्ट्री मीन्स होता है एक तरह से पाथ, है ना, पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हमने उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करा था, हमने देखा था कि अगर सिंगल एटम पे हम फोकस करें, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो हमने ना एक एटम ये वाला कंसीडर कर रखा है, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, और बीच में ये दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। तो हमने अल्फा पार्टिकल को जो यहाँ पर क्या कहते हैं हिट कराया था, तो हमने क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल 90% अल्फा पार्टिकल्स विदाउट गोइंग एनी डेविएशन यानी डिफ्लेक्शन वो सीधे स्ट्रेट गुजर जाते हैं, यानी मैक्सिमम 90% जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे सीधे निकल जाते हैं। इसका क्या मतलब था कि मैक्सिमम स्पेस उसके अंदर खाली था, ठीक है। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो लार्ज डेविएट हो रहे थे, और एक जो था वो रिटर्न हो रहा था। उसकी वजह से जो ट्रेजेक्ट्री जो पाथ बना था अल्फा पार्टिकल का वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ये वाला जो हमारे पास है ये भी एक अल्फा पार्टिकल का पाथ है, यानी ट्रेजेक्ट्री, ये भी है ये भी है, और ये जो है ये कुछ इस तरह से टिल्ट हो गया है ड्यू टू रिपल्शन। अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसने रिपेल करा और ये ऐसे मुड़ गया। यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल का ये जो पाथ है ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पे मुड़ गया जो यहाँ पे, ठीक है, डेविएट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्या देखते हैं कि अलग अलग तरह के हमारे पास यहाँ पे पाथ बन रहे थे। अब इसमें बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश समझना कि सबसे सेंटर वाला जो है ये हमारे पास ये वाला पाथ, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ओके। अब इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हम बाकी दूसरे जो ट्रेजेक्टरीज हैं उनको यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर इस रेफरेंस लाइन से हम काफी ज्यादा दूर रहते हैं, काफी ज्यादा दूर मतलब इस वाले अल्फा पार्टिकल के पाथ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है इनके बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कुछ इतना हो जाएगा, है ना। अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको हम डिस्टेंस कोई डी नाम दे सकते हैं या बी नाम दे सकते हैं। जनरली हम जो इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए जो हम लेटर यूज करते हैं वो बी यूज कर लेते हैं, या हाइट एच भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला बार जो हमारे पास टर्म आता है वो आता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है ये, तो देखो जो काफी ज्यादा इस सेंट्रल लाइन से दूर है हमारे पास अल्फा पार्टिकल वो सीधे सीधे गया और उस पर कोई भी जो डेविएशन नहीं हुआ, मतलब वो कहीं भी मुड़ा नहीं, ना तो इधर ना उधर कहीं भी नहीं मुड़ा, वो सीधे सीधे चला गया, ठीक है। तो इस वाले अल्फा पार्टिकल पर न्यूक्लियस ने अपना कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाया, यानी कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया, और कोई इम्पैक्ट अगर नहीं दिखाता तो वो सीधे सीधे निकल जाएगा। सेम ये वाला जो अल्फा पार्टिकल था इस पर भी न्यूक्लियस ने कोई भी अपना इम्पैक्ट नहीं दिखाया, तो ये सीधे सीधे निकल गया। अब यहाँ पर ये तीसरा वाला देखो ये भी सीधे सीधे जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियस इससे दूर था, इसलिए इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इसके जस्ट अगले वाला देखो यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल ऐसा है, ये आया इस तरह से, और यहाँ पर इससे क्योंकि रिपेल हुआ, क्यों रिपेल हुआ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में वैसे ही पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये अपने पास से डेविएट हो गया, मतलब न्यूक्लियस ने अब इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर अपना इम्पैक्ट दिखाया। तो अगर हमारे पास ये जो डिस्टेंस है रेफरेंस लाइन और इस पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल के बीच में, इसको यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ करा है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर जो है हमारा, है ना, वो बेसिकली डिस्टेंस होता है रेफरेंस लाइन और उस लाइन के बीच का जिसको अल्फा पार्टिकल ने ट्रेस करा है। मतलब ये वाला पाथ भी अल्फा पार्टिकल का ही है ना, और ये हमारा रेफरेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को डिफाइन कैसे करेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर इज द डिस्टेंस between the central line and the path traced by the alpha particle। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोल रहे हैं, ठीक है। क्या ये भी इम्पैक्ट पैरामीटर है, तो आंसर है बिल्कुल ये भी इम्पैक्ट पैरामीटर है। क्यों, क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये उससे ज्यादा डेविएट हो गया, और ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल का पाथ है इसके और इस सेंट्रल लाइन के बीच का भी डिस्टेंस है, तो ये भी एक इम्पैक्ट पैरामीटर है। लेकिन इन दोनों में से इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब जो डिस्टेंस है ना, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इस चीज को बताता है। मतलब यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर
यानी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ नहीं, बस एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किस किस के बीच में, सेंट्रल लाइन और पाथ ट्रेस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल के बीच में। तो इसका मतलब जितने भी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक खींचा, ये भी एक इम्पैक्ट पैरामीटर है। इसको अगर खींचेंगे ये भी एक इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये भी एक इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये भी इम्पैक्ट पैरामीटर और ये भी एक इम्पैक्ट पैरामीटर है। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, जो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सबसे कम डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो हो सकता है जीरो ही हो जाए, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो इसका कहने का क्या मतलब होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि वो जो अल्फा पार्टिकल आया है वो सेंट्रल लाइन से ही आया है और यहाँ पे टकराने के बाद उसी पाथ में वो चला गया है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन टू द पाथ ट्रेस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। समझ रहे हो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जितने भी यहाँ पे पाथ हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, ये ले लो या ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं, वहां से लेकर के सेंट्रल लाइन तक के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर में उस अल्फा पार्टिकल पर ज़्यादा इफेक्ट या ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर कम होने का मतलब डिस्टेंस कम होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर ना इस चीज़ को हम एक फॉर्मूले की हेल्प से भी बता सकते हैं। अब उसकी डेरिवेशन नहीं है बट वो फॉर्मूला तुम्हें बस ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान देना जरा, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेक्टर लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस या सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ वेक्टर लाइन। ये वेक्टर लाइन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, तो जो पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल है उसके लिए यूज कर रहे हैं। वेक्टर लाइन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि उस लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, है ना, तो इसी वजह से वेक्टर लाइन बोलो, या फिर सीधे वेक्टर लाइन अगर तुम नहीं कहना चाहते तो इतना बोल सकते हो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन टू द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, इम्पैक्ट पैरामीटर। और जितना कम डिस्टेंस होगा सेंट्रल लाइन और उस पाथ के बीच में उतना ही ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर होता है इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से जो हमारे पास हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या था हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है इसको हम वैसे लिख लेते हैं ई के या के ई। ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इस मतलब ये पूरी जो वैल्यू कांस्टेंट उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं के। ठीक है, ये कांस्टेंट के लिए मैंने सीधे के यूज़ कर दिया है। और ये जो हमारे पास ई है क्या, चार्ज। अब यहाँ पर हमने सिर्फ हाइड्रोजन की बात करी थी, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अगर हमारे पास अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते तो ई स्क्वायर आता है, लेकिन अब दूसरे भी हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे एटम हो सकते हैं। अगर दूसरे एटम होंगे तो उनके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये Z। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि हमारे पास हीलियम है ना, हीलियम में हमारे पास क्या है कि Z नंबर ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं Z। इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ करोगे एक Z और एक प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Z स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास Z का स्क्वायर। ओके, और अपॉन में ये हमारे पास R ये आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास R होता है बेसिकली डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो इस R को ना उठा के हम इधर भेज देते हैं, तो ये R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास R क्या आ जाएगा, देखो एक सेकेंड कॉल आ रही है।
तो ये हमारे पास R क्या आ जाएगा, K। ये समझ आया मैंने Z क्यों डाला है इसमें। Z क्या होता है बेसिकली, उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उसको ये शो करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम जनरली Z1 Z2 यूज करते हैं। अगर दोनों सेम है तो Z का स्क्वायर यूज करेंगे। तो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे बस जनरल फॉर्मूला याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये फॉर्मूला यहाँ पर याद दिला रहा हूँ। ओके, वो हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए, बस उसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं इसमें। तो यहाँ पर K की जगह K रखा मैंने, और हो सकता है कि Z1 और Z2 अलग अलग हो, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। उस केस में हम यहाँ पर यूज करते हैं एक को Z1 और एक को Z2। ये ई स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा हमारे पास, और हमने R को इधर भेजा, काइनेटिक एनर्जी को नीचे भेजा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के ई। अच्छा, ये जो हमारे पास R होता है, इस R की जगह पे वो जो R बेसिकली डिस्टेंस शो करता है, यहाँ पे जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं उसको हम डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे B। B यहाँ पे डिनोट करेगा इम्पैक्ट पैरामीटर को। तो B इज इक्वल टू होता है K Z1 Z2 E स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी के, ये नीचे आता है। और इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूँ मैं, जो कि इम्पैक्ट पैरामीटर के डेरिवेशन से निकाला जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसीलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस चीज को लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी डेरिवेशन भी नहीं पूछेगा इसकी, बट ये फॉर्मूला बस तुम्हें ध्यान रखना है। ये होता है हमारे पास कॉट थीटा बाय 2। तो देखो ध्यान से, ये जो लास्ट में हमारे पास आया ना फॉर्मूला, ये हमारा होता है इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन एंड द पाथ ट्रेस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर लाइन एंड द सेंटर लाइन, ये भी सिंपल बोल सकते हो। और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा B इज इक्वल टू K Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी और इनटू में कॉट थीटा बाय 2, जिसमें थीटा क्या होता है, थीटा होता है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन, तो जरा इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये बस लास्ट वाला फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है, ये बस मैंने याद करने के लिए ये थोड़ा समझाया कि इस तरह का होता है। हालांकि ये कॉट कैसा आता है ये हम यहाँ पे इसका डेराइव जो करते हैं ना उससे निकालते हैं, तो ये तुम्हें करना नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया। अब ये थीटा क्या, तो थोड़ा सा ये समझ लो थीटा है क्या। थीटा होता है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, यहाँ पर इसको मैं और आगे बढ़ा दूं, तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो हमारे पास डेविएट हुआ, उनके बीच में जो एंगल आता है ये हमारा थीटा होता है। तो ये हमारा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इसकी बात करो, ये ज़्यादा डेविएट हुआ तो इसके लिए भी क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हैं, और ये हमारा थीटा ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डेविएट हुआ तो ये थीटा होता है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू में K Z1 Z2 क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को यहाँ पे शो कर रहा है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और के ई क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला आया हमारे पास, ये तुम्हें ध्यान रखना है, B इज इक्वल टू के Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इंटू में कॉट थीटा बाय 2। ठीक है, तो कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर एंड राइट द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी और ये वाला इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, कुछ पूछना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्टली बताया, डेरिवेशन नहीं करनी इसकी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, प्रीति, आर्यन, नो सर। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास एक और है छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये दोनों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बट ये पूछे जाते हैं कई बार। एक तो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर था जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, है ना। अब हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इससे ना हम एटम की साइज का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो एटम का जो साइज है या जो न्यूक्लियस का साइज है उसको हम पता लगा सकते हैं। तो ये है क्या चीज़,
तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो देखो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये क्या बताता है हमें यहाँ पर। तो फिर से डायग्राम पे जाते हैं हम। ये देखो इम्पैक्ट पैरामीटर था इस सेंट्रल लाइन और जो कोई भी पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना, अब इस न्यूक्लियस पर एक ऐसा अल्फा पार्टिकल गया जो जिस पाथ से गया था उसी पाथ में वापस लौट गया था, है ना। वो कहाँ से गया था, वो गया था सेंट्रल लाइन से। तो जो सेंट्रल लाइन से जा रहा है अल्फा पार्टिकल, हम अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। मान लो हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, उसको हमने मान लिया कि उसको हमने 10 जूल की एनर्जी दी, 10 जूल की एनर्जी दी और वो इस काइनेटिक एनर्जी से आया और यहीं से वापस लौट गया। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस ने रिपेल करा होगा। फिर हमने थोड़ी सी और एनर्जी लगाई इसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ भेजा, उसको हमने मान लो 30 जूल की एनर्जी दी और भेजा, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे गया और यहाँ से लौट गया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने उसको और ज़्यादा एनर्जी दी और एनर्जी देने के बाद यहाँ पर गया और यहाँ से लौट गया। हमने अब मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको एनर्जी दी और हमने देखा कि हम उसको देते हैं मतलब 50 जूल की एनर्जी देते हैं, 50 जूल की एनर्जी देते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे आया, मतलब यहाँ से आया और यहाँ से वापस लौट गया। अब हमने एनर्जी थोड़ी सी बढ़ा दी, 60 जूल की एनर्जी हमने कर दी, 60 जूल की एनर्जी करी हमने तो वो और आया और फिर से वहीं से लौट गया। अब जितनी भी अगर हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि वो बार बार जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो ना इस पॉइंट से रिटर्न हो जा रहे हैं, इस पॉइंट से रिटर्न हो जा रहे हैं। ऐसे क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो यहीं पर ही बैठा हुआ है ना। अब न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पर न्यूक्लियस का हम सेंटर मान लेते हैं, यानी उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। अब ये जो न्यूक्लियस का ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ना, मिड जो सबसे सेंटर में हमने पॉइंट डिनोट कर रखा है थ्योरेटिकली, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस आता है उससे हम क्या पता कर सकते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है हमारे पास वो ये वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एटम का साइज होता है, एटम का साइज कितना होता है 10 की पावर माइनस का 10, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ध्यान रखना जरा, 10 के पावर माइनस बहुत छोटा है, ठीक है। ये कैसे पता लगाया हमने, हमने पता लगाया उसके रेडियस को पता कर लिया और उसका रेडियस अगर पता है तो उसका साइज पता कर सकते हैं, रेडियस पता है तो उसका डायमीटर पता कर लो डबल करके। तो यहाँ पर बेसिकली हम रेडियस का पता लगा सकते हैं। कैसे रेडियस का, हम न्यूक्लियस को देख तो नहीं सकते लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली बार बार उसे हिट कराया और बार बार क्या देखते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो लास्ट फाइनली यहाँ पे आकर के यहीं से लौट जाता है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास सेंटर यानी कि सबसे मीन वाला जो पॉइंट है यहाँ पर न्यूक्लियस का, उससे और इसके बीच का हमने डिस्टेंस पता करा और वो हमारा रेडियस है, और रेडियस अगर मिल गया तो इसका न्यूक्लियस का साइज मिल गया, ठीक है। इसका हमने डायमीटर फाइंड कर लिया डबल करके। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, है ना, जो सबसे क्लोज उसके पहुंच चुका है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी सबसे मिनिमम या कम से कम जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ध्यान दो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या देंगे हम कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है उसे हम क्या पता कर सकते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस पता कर सकते हैं। और ये है क्या, ये एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। क्या होता है ये मिनिमम डिस्टेंस होता है किस किस के बीच में, बिटवीन दी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड दी अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसमें भी ना हमारे पास क्या है कि फॉर्मूला है इसका, जो कि हम फिर से मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी सिमिलर है जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था। क्या था वो हमारे पास, तो उसमें हम बी यूज़ कर रहे थे डिस्टेंस के लिए। वो कौन सा डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोल रहे थे। यहाँ पे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए यूज़ करते हैं आर, या आर नॉट बोल दो। आर नॉट क्या मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आर नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, आर नॉट इज इक्वल टू आएगा के, यहाँ पर भी वही Z1 Z2 आएगा, और नीचे क्या था हमारे पास, यहाँ पर नीचे था
काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना नीचे वाला जो डिस्टेंस है उसको हम इधर भेज करके इधर लिख रहे हैं, तो उससे ये फॉर्मूले याद रख सकते हो। ओके, तो R इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, के Z1 Z2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। और साथ में क्या लगा रहता है यहाँ पे, E का स्क्वायर, E का स्क्वायर। अब इसमें ना बस कॉट वाला टर्म नहीं आता, बस ये ध्यान रख सकते हो। उसमें क्या था, कॉट थीटा बाय 2 था, इसमें कॉट वाला टर्म नहीं आता बस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। ओके, तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या, के Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। चाहो तो के की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन वो वाली, ठीक है। तो के की वैल्यू वही होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। और अगर वो इम्पैक्ट पैरामीटर में आता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे बी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, यूज बी यूज कर रहे थे, और उसमें क्या लग रहा था, cot थीटा बाय 2। तो ये चीज ध्यान रखना, जिसमें Z1 Z2 क्या हमारे पास, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और E क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और K इज दी के E क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, एंड R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड दी अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो समझ आया यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ये देखो दोनों डिस्टेंस ही हैं, लेकिन एक इम्पैक्ट पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, वो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो वाला डिस्टेंस है। तो ये दोनों ध्यान रखना, दोनों के बस फॉर्मूले ध्यान में रखना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, प्रीति, मानसी, शिवानंद, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पूछ लिए जाते हैं कई बार, और हमने ये तो कर लिया था। अच्छा, बोहर्स मॉडल हमें पढ़ना है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में फिर टेस्ट है पक्का, शिवानंद तैयारी कर लेना, ठीक है। कब है भैया? परसों ले लेते हैं टेस्ट, क्योंकि ड्यूल नेचर हो चुका वो हमारा, तो उसका टेस्ट दे ये दो। परसों मतलब, परसों मतलब